दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को पिछले 22 वर्षों से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। प्रश्नोत्तरी, और जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो विशेष होते हैं, और आज एक ऐसा ही विशेष अवसर है, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, तालियां जोरों से बजाइए। सबसे पहले मैं दूरदर्शन की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और नव वर्ष में कामना करते हैं कि आपके जो मनोरथ हैं, आपकी जो कामनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, प्रभु आपको उसमें सफल करे और आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तालियां बजाइए इस संकल्प के लिए। आप देखिए, जब हम संविधान की बात करते हैं, गणतंत्र दिवस की जब बात करते हैं, यानी 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान, और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न एक पैदा होता है कि क्या बात है, क्या विशेष बात है, क्यों मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाया जाना चाहिए। कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्चा करते हैं कि जैसा हमारा संविधान है उसमें कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होने चाहिए। इतने वर्षों में अमेंडमेंट्स भी हुए, कई परिवर्तन भी हुए हैं। संविधान जो है, उसके जो निर्माता थे वो उनकी आकांक्षाओं का दस्तावेज है, वो भविष्य दृष्टा थे, वो कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते थे उसके अनुरूप उन्होंने उसके जो प्रावधान हैं, यानी जो अनुच्छेद हैं, यानी जो आर्टिकल्स हैं, वो बनाए। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूपण समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर थे, जब चर्चाएं होती थी तो उन्होंने अपने उद्बोधन में इस एक बात को रेखांकित किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संविधान किस प्रकार का है, ऐसा है, वैसा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए या फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए या किसी और देश की तरह संविधान होना चाहिए। उन्होंने कहा संविधान अच्छा है या बुरा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसको उपयोग में लाने वाले लोग कैसे हैं। अगर वो अच्छे लोग हैं तो कैसा भी संविधान हो वो अच्छा संविधान साबित होगा, लेकिन उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो कितना भी अच्छा संविधान हो वो अच्छा संविधान साबित नहीं हो सकता। और एक विशेष बात, संविधान के द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए गए आम नागरिकों को और कुछ कर्तव्य भी। फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई, लेकिन त्रासदी यह है कि देश के अधिकांश लोग कुछ जानते नहीं हैं, अधिकांश जानते नहीं हैं, और कुछ लोग जो समर्थ हैं वो चेष्टा नहीं करते ये जानने की, ये समझने की, ये देखने की कि संविधान के मोटे मोटे प्रावधान क्या है, हमारा संविधान क्या है, हमें क्या क्या उसके बारे में जानना चाहिए। हमने कानून का राज दिया है। कानून का राज यानी हर चीज के लिए कानून है, अंतर जाति या धर्म के कारण नहीं है, असमानता नहीं है, समानता है, सभी समान हैं, और उसके लिए आवश्यक है हमारे अधिकार जो हैं वो हमें मिल सके, हमारा कोई शोषण नहीं करे। उसके लिए क्या आवश्यक है, हम संविधान को जाने, उसके अंतर्गत बने हुए कानूनों को जाने, हम नियमों को जाने। तो आइए हम संकल्पित होते हैं कि हम सिर्फ प्रयास ही नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे भी और लोगों को प्रेरित करेंगे कि संविधान को समझिए, उसकी मूल भावना को समझिए, कानूनों को समझिए, नियमों को समझिए और सरकार को सहयोग दीजिए, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडीज हो, वो सभी ट्रस्टीज हैं, हम उन्हें चुनते हैं। तो इस संकल्प के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप, जोरदार।
तो मैं आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और मेरा पहला सवाल है, आपको यह बताना है कि भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रतिवर्ष 2011 से 25 जनवरी को एक विशेष दिवस के रूप में मनाते हैं देश भर में। आपको यह बताना है और इससे जुड़े हुए 2 सवाल और 3 पुरस्कार दूंगा अलग अलग, अगर आप ऐसे भी बता देंगे तो। पहला, इसको 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं भारत निर्वाचन आयोग, नंबर 1। नंबर 2, 25 जनवरी का दिन ही क्यों, दूसरा सवाल। और तीसरा, इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी बताइए। भारत निर्वाचन आयोग का मंतव्य क्या है, मंशा क्या है, और फिर जीतिए पुरस्कार। जी बोलिए आप। मतदान दिवस। मतदान दिवस, कौन सा मतदान दिवस? थोड़ा सा गलत हो गया मामला, थोड़ा सा आप आसपास हैं। जी खड़े होइए आप। वोटर्स डे, मतदाता दिवस। मतदाता दिवस, इसमें कुछ एक शब्द प्रीफिक्स और होना चाहिए। यूथ वोटर्स डे। यूथ, आपने सोचा भाई जोड़ना है तो यूथ जोड़ दीजिए, नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई। हम पढ़ते हैं, हम जानकारी करते हैं, लेकिन चूक जाते हैं। जी बोलिए आप। मतदाता दिवस। मतदाता दिवस, मतदाता अधिकार दिवस। नहीं, अधिकार नहीं, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स। भारत निर्वाचन आयोग, अब कोई बोलेगा नहीं, क्लू दे रहा हूं, भारत निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, राज्य निर्वाचन की बात नहीं हो रही है विभाग की, भारत निर्वाचन। तो आपको क्या होना चाहिए, जोड़ना चाहिए? इंडिया वोटर्स डे। इंडिया की जगह हम और क्या कह सकते हैं इंडिया को? इंडिया क्या है? ठहरिए, आपको नहीं पूछा। इंडिया क्या है? राज्य है? एक देश है। देश है। देश को क्या कहते हैं? कंट्री। और क्या कहते हैं? राष्ट्र। राष्ट्र को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? नेशन। नेशन। नेशंस वोटर्स। अब वो नेशंस होना चाहिए या नेशन में कुछ और लगाएंगे आप, जोड़ेंगे थोड़ा सा? नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो यह जानकारी होनी चाहिए। शुभ नाम जी। तालियों की गड़गड़ाहट में आपका नाम नहीं सुनाई दे रहा है। गोईशा। गोईशा, गोईशा के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से गोईशा के लिए। देखिए, जानकारी अगर करें तो पूरी कीजिए, अधूरी जानकारी में कोई अर्थ नहीं। और देखिए इसका उद्देश्य, अब मैं आपको स्वयं ही बता देता हूं मोटे रूप से। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों में जागरूकता बढ़े, युवाओं में विशेष रूप से, क्योंकि प्रतिवर्ष 1 जनवरी को जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं वह वोटर के रूप में एनरोल हो सकते हैं, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हो टू एनहांस एनरोलमेंट ऑफ वोटर्स, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। और दूसरा, जो हम एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, वो तभी सफल होगी वो परिकल्पना जब सभी लोग या अधिकांश लोग वोटर्स के रूप में दर्ज हो जाएंगे। इक्का दुक्का छूट जाए तो कोई बात नहीं। कई लोग होते हैं 18 वर्ष के हो गए, नहीं जुड़वाते हैं, ठीक है। और तीसरी जानकारी अब मैं आपको बताई दूं, तीसरी विशेष बात, 25 ऑफ जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। तो स्थापना का जश्न मनाने के लिए, और उसके जो मूल रूप से उद्देश्य है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो लोगों को अवेयर करना अपने अधिकारों के बारे में कि आप ही हैं अपने भाग्य के नियंता, आप ही चुनेंगे अपनी सरकार, एंड देयरफॉर बी सीरियस। तो नाम एनरोल ही नहीं करवाना है, वोट देने के लिए भी जाना है, और अन्य लोग जो थोड़ा कम समझते हैं उनको प्रेरित करना है, समझाना है। इस जानकारी के लिए भी अगर आप उपयुक्त समझें तो जोरदार तरीके से बजा सकते हैं। देखिए, अभी हमने जिक्र किया 18 वर्ष की आयु हो जाए। पहले मतदान के लिए न्यूनतम आयु जो थी वो थी 21 वर्ष, अब है 18 वर्ष।
आपको ये बताना है वो तिथि कौन सी है, तिथि और ईयर भी, दिन, माह और ईयर, ये तीनों बताने हैं। कब से उसे घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए, दिन नहीं तो अंदाजा लगाइए, कोई ईयर जी अंदाजा लगाइए। आपको खड़े होना है आप लोगों को। हाँ, 1989. 1989 इज करेक्ट आंसर। अब इसमें कोई मंथ बता सकता है क्या? मंथ बोलिए, बताएंगे आप? खड़े होइए आप। सितंबर। सितंबर गलत। आपका शुभ नाम? उमेश अग्रवाल. उमेश अग्रवाल जी। 28 मार्च 1989, 1989, 28 मार्च। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। संविधान का 61वां संशोधन हुआ था और इसके द्वारा 1989 में ये एज को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। द होल आइडिया वॉज देयर वॉज ए ग्रेटर डिबेट। लोगों की ये मान्यता थी कि वयस्क हो जाते हैं जब 18 वर्ष में, तो 21 का कोई औचित्य नहीं है। युवाओं को देश के निर्माण में आगे लाना होगा, निर्णय में उनकी भागीदारी करनी होगी सक्रिय, तो इसके लिए घटाइए और घटा दिया गया। तालियां बजाइए अपने लिए, अपने संकल्प के लिए। ब्रिटिश भारत 1858 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का जो पद था ब्रिटिश इंडिया में, उसे परिवर्तित कर दिया गया वायसराय में। और उसका कारण यह था 1857 का विद्रोह और अधिक एम्पावर करने के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल, अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया के और साथ में पहले वायसराय, दोनों जो एक साथ थे, वो व्यक्ति कौन? एक सवाल। दूसरा सवाल, सबसे अंतिम वायसराय ब्रिटिश इंडिया के और साथ ही साथ वो व्यक्ति स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के। एक ही व्यक्ति। दूसरा नाम बताना, दूसरा पुरस्कार। और तीसरा पुरस्कार सरलतम, आपको बताना है उस भारतीय का नाम जो स्वतंत्र भारत के पहले, एकमात्र और अंतिम गवर्नर जनरल थे। 3 पुरस्कार। जी बोलिए आप। लॉर्ड कैनन. लॉर्ड कैनन. कैनन। ओके, लॉर्ड कैनन। थोड़ा सा पढ़ा तो है लेकिन कहीं ना कहीं विचलन हो गया। कोई सही बता सकता है? हाँ हाँ, ठहरिए। जी बोलिए आप। लॉर्ड माउंटबेटन. लॉर्ड माउंटबेटन। जी बोलिए आप। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। योर शुभ नाम? सर भविष्य। भविष्य। वाह, क्या बात है। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर। वो 1858 में वायसराय हो गए, उससे पहले वो गवर्नर जनरल थे। हाँ, बाकी दूसरा सवाल बोलेंगे आप? जी खड़े होइए। लॉर्ड माउंटबेटन। क्या थे वो? सर पहले गवर्नर जनरल। तसल्ली से। पहले गवर्नर जनरल भारतीय स्वतंत्र भारत के और लास्ट वायसराय। बिल्कुल सही। शुभ नाम? धीरज। धीरज जी, क्या बात है। बिल्कुल धीरता का परिचय, बिल्कुल सही। जब देश आजाद हुआ उससे पहले तक वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, और आजादी के बाद यानी स्वतंत्र भारत के सबसे पहले हो गए गवर्नर जनरल। एक पुरस्कार और बाकी है। बड़ा ही सरल, आपको यह बताना है, इससे सरल सवाल हो नहीं सकता। तीसरा सवाल मालूम है आपको? जी खड़े होइए आप। इंडिया का आखिरी गवर्नर। गवर्नर? वायसरॉय। वायसरॉय नहीं, देखिए आप जल्दबाजी कर रही हैं। प्रश्न ये है, स्वतंत्र भारत का अंतिम यानी जो प्रथम थे यानी एकमात्र थे, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय भारतीय सी राजगोपाल आचार्य।
तो वो आपको क्या है, सुना है, इधर किया उधर किया है, पूरा खड़ी होइए आप। श्री राजगोपालाचार्य अच्छा, अब आप बताइए सी राजगोपालाचारी क्या थे? आखिरी गवर्नर थे। आखिरी? मेरा प्रश्न यह था कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अभी मैं बोल श्री गया था। राजगोपालाचार्य। हाँ, यानी वो पहले और आखिरी स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय, माउंट बैटन के बाद में उनको बनाया गया और उसके बाद में गवर्नर जनरल नहीं हुआ, क्योंकि वो कब तक रहे? यानी 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, क्योंकि फिर संविधान लागू मींस राष्ट्रपति का पद, तो कौन हो गए गवर्नर जनरल की जगह? राष्ट्रपति। आपका शुभ नाम? आयुषी राजौरिया। आयुषी राजौरिया जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। आयुषी के लिए जोरदार तालियां। देखिए, इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि एक आर्ट को डेवलप कीजिए। सवाल को यूं पूछें, यों पूछें, यों पूछ, कैसे भी पूछ सकते हैं, घुमा करके प्रयास करते हैं, क्योंकि सवाल तो वही है, कोर्स वही है, रिपीट होते रहते हैं सवाल, तो उसका अंदाज बदल जाता है। तो मूल भावना समझिए क्या पूछा गया है। जब मैं स्वयं बोल रहा हूं एक एक शब्द पर, जब टीचर साहिबान पढ़ाएं तो ध्यान धरिए, किताब में कुछ लिखा हुआ है, ध्यान धरिए। जब मैं कहता हूं ब्रिटिश भारत में अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय, क्लियर हो जाना चाहिए। जब मैं ये कहता हूं कि अंतिम वाइसराय ब्रिटिश भारत के और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो वो माउंट बैटन, क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद वाइसराय नहीं रहे और ये हो गए। और फिर मैं पूछता हूं पहले भारतीय इंडियन गवर्नर जनरल, जो इंडियन थे, अब वो पहले भी थे अंतिम भी थे, क्योंकि एक ही थे, उसके बाद हुआ ही नहीं, तो सी राजगोपालाचारी। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तालियां बजाइए अपने लिए जोरदार तरीके से। देखिए, आजादी दिलवाने में कई नेताओं ने, कई लोगों ने अपनी आहुतियां दी। ऐसा ही एक कालजयी व्यक्तित्व जिसकी जयंती है 23 जनवरी को, कई सवालात एक साथ हैं, एक पुरस्कार मिलेगा। आपको बताना है उस महान व्यक्तित्व का नाम जिनके स्मरण मात्र से हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। 23 जनवरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, उनका नाम बताना है आपको। 23 जनवरी, तो आपको ईयर भी बताना है कि कौन से वर्ष में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई और कब हुई, वो भी आपको बताना है। सबके उत्तर कौन दे सकता है? आप देंगी? दो के, चलिए ट्राई करते हैं। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और उनकी मृत्यु एयरप्लेन क्रैश में हुई थी। अच्छा, नहीं पर डेट्स के बारे में जी बोलिए, खड़े होइए आप। सर 1945 में हुई थी ताइवान में प्लेन क्रैश से। और डेट? सर डेट नहीं पता। अच्छा, और उसके पहले की जन्म की ईयर? ये तो सारा मालूम होना चाहिए आपको। सब मालूम है जी? आऊं इधर या नहीं लौट जाऊं? वो कुछ पेपर आउट होने की बात हो रही है, उनको पूछ रहे हैं, वो बता नहीं रही है, क्योंकि वो जानती है कि पुरस्कार इसको मिलना नहीं चाहिए। हाँ जी। सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश हो गया वो था तो 1945 में। 1945 में ये चीजें तो बता दी गई है। 45 उससे इतर बोलिए, ये जानकारी होनी चाहिए। नेताजी जी बोलिए आप। 23 जनवरी 1901। जी नहीं, वो 23 जनवरी तो हमने भी कह दिया था, लेकिन ईयर गलत है। कोई एनीबडी? अब मैं बता देता हूं। यस, लास्ट। आप बार बार खड़े नहीं करें, क्योंकि बार बार आना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। डेथ का ये 1945। नहीं, वो तो बता दिया। अब ये पूछ रहे हैं बता दिया क्या? यानी आपको ये भी ध्यान नहीं है, मैंने अभी उनसे ये कहा था कि ये चीजें बता दी गई है। आपको स्पष्ट होना चाहिए। 1897 23 जनवरी, कटक, उड़ीसा
डिवीजन में, उस समय बंगाल उसमें आता था, ये बंगाली थे, ठीक है। और प्लेन क्रैश की बात करते हैं 1945 ताइपे ताइवान में, और डेट इज 18 अगस्त। तो इनका महत्व क्या है? प्रश्न है यह है, क्या हम इनके बारे में जानकारी रखते हैं? इनका जीवनी क्या थी, उससे हमें प्रेरणा लेनी है। क्या हुआ, कब जन्मे, मृत्यु कैसे हो गई, उनकी मृत्यु को लेकर के क्या संदेह उत्पन्न किए जाते रहे, वास्तविकता क्या है, आप क्या समझते हैं, आपका सोच क्या है, ये सब चीजें होनी चाहिए, तब आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। और मोटा मोटी सिर्फ फिल्मों के बारे में और हा हा ही ही, मैं बड़ी गंभीरता से यह बात कह रहा हूं, आपको नहीं, सभी को, जिसमें मैं भी शामिल हूं, क्यों कई बार हम बड़े कैजुअल हो जाते हैं। बड़ी कीमत चुकाई है उन लोगों ने देश को आजादी दिलाने के लिए, और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें भी पसीना बहाना होगा। क्या संकल्पित हैं आप? तो तालियां जोरों से बजाइए संकल्प के लिए। आपको यह बताना है, चीन से युद्ध, सैनिक शहीद हुए, उनके सम्मान में एक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देनी है। कौन मौजूद हस्ती थी, कहां पर हुआ? 27 जनवरी वॉज द डेट, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। और 1962 में वार हुआ था, उसके बंद होने के 2 महीने बाद चीन से जो युद्ध हुआ था, तो चीन में जो शहीद हुए थे उनके श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आप बाकी की चीजें अब आप बता दीजिए, मैंने काफी कुछ बता दिया। और कालजयी गीत कौन सा, रचनाकार कौन, और गाया किसने, ये चीजें बताइए और जीतिए पुरस्कार। और सिर्फ जो कॉन्फिडेंट हैं, परीक्षा कॉन्फिडेंस की है, वो हाथ खड़े रखें कि मैं सारी बात बता सकता हूं, बाकी नहीं। आर यू कॉन्फिडेंट? 3 चीजें और ज्यादा। चलिए आपको पूछता हूं मैं, बोले आप। सर मूवी लीडर। नहीं 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 नहीं, सारा मूवी की तो जरूरत ही नहीं थी, मूवी की बात ही नहीं है। और वो कालजयी गीत है, किसी मूवी में है भी नहीं। उसके लिए तो ये घोषणा कर दी गई थी, जिन्होंने गाया, जिन्होंने लिखा, संगीतबद्ध किया, कि हम इसकी रॉयल्टी भी नहीं लेंगे, और रॉयल्टी जो आएगी वो सैनिकों के कल्याण के लिए जाएगी। तो ये तो सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। जी बोले आप। ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, बिल्कुल सही। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, स्वर सम्राज्ञी, बिल्कुल सही। ठहरिए, लिखा किसने? चलिए आपका शुभ नाम? दीपा साहू। जी, दीपा साहू। दीपा साहू, तालियां बजाइए दीपा जी के लिए। और एक पुरस्कार और दूंगा अगर आप बताएं वो रचना किसकी थी, और उनका पूरा नाम भी बताएंगे, उनका उपनाम से विख्यात, और जो पूरा नाम भी बताएंगे। बताएंगे आप? खड़े होइए आप। प्रदीप और रामचंद्र द्विवेदी। प्रदीप और पूरा नाम रामचंद्र द्विवेदी, और पूरा नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी। आपका शुभ नाम? प्रशांत बंसल। प्रशांत मल, क्या बात है, बिल्कुल, तालियां जोरों से बजाइए। आइए, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे। आइए आपको रूबरू कराते हैं उस कालजयी गीत से। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद
धड़कती सांस लगे हो, फिर अपनी लाश बिछाई, संगीत में धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उसकी जरा याद करो कुर्बानी। अब हम आपको कवि प्रदीप का ही लिखा फिल्म जागृति का एक गीत सुनवा रहे हैं। उस गीत का आरंभ आपको सुनना है और याददाश्त पर डालना है जोर, और उसका जो एक अंतरा है वो अंतरा राजस्थान का जो शौर्य है, उसकी जो गाथा है, उसका वर्णन करता है। तो पहले गीत का आरंभ का मुखड़ा, फिर उत्तर आप दे देंगे, फिर आपको सुनवाएंगे सही आंसर क्या है, राजस्थान के शौर्य के बारे में अंतरा कौन सा है। सुने इसे आप। दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब आपको बताना है राजस्थान के बारे में अंतरा कौन सा है। जी, ये है अपना राजस्थान, नाज इसे तलवारों पे। ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे। ठीक है, और प्रताप का भी जिक्र, पद्मनी का भी जिक्र मालूम है, सुना कभी आपने। शुभ नाम? आकांक्षा। आकांक्षा जी के लिए तालियां बजाइए जोरों से। आकांक्षा जी, चलिए आइए आपको उसको रूबरू कराते हैं, सुने आप उस अंतरे को। है अपना राजपुताना, नाज से तलवारों पे, जिसने सारा जीवन काटा भर के तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, बूंद पड़ी थी यहाँ अंगारों में। बोल रही है कण-कण से कुर्बानी राजस्थान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपके स्कूल के जो डायरेक्टर हैं अभिमन्यु, उनसे हम बात करना चाहेंगे। विराजे आप। और एक सवाल आपसे, वो सवाल ये है कि हम संविधान की बात करते हैं, नागरिकों के अधिकार की बात करते हैं, उनके कर्तव्यों की बात करते हैं। आप ये बताएं, मूल बात यह है कि सद नागरिक कैसे बने। आप पढ़ाते हैं, संस्कारित करते हैं बच्चों को, तो सद नागरिक या एक अच्छा सिटीजन कैसे बने, उसके बारे में आपके व्यूज क्या है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और इन सबको। आप जैसा कि अभी आपने भी जिक्र करा, अच्छा नागरिक बनने के लिए सरकार हमारे बहुत से कानून बनाती है जी, लेकिन इनकी पालना करने वाले पे निर्भर बनता है कि वो अच्छा नागरिक बन पाते हैं या नहीं जी। कानून बहुत हैं जी, पालना करने वाले अगर उन कानूनों की पालना करें और आगे बढ़ करके करें, फंडामेंटल राइट्स हर किसी को पता होंगे जी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी अगर हम निभाना चालू कर दें तो अच्छा नागरिक बना जा सकता है। इस चीज में एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो होते हैं हमारे संस्कार जी, वैल्यूज, एथिक्स जी, जो शुरू से हमारी सदियों पुरानी परंपरा रही है भारतवर्ष की। जी, ये परंपरा आज की कुछ परिवर्तन इस समाज में थोड़ी क्षीण होती जा रही है जी। जिस तरह की हम देखते आ रहे हैं, हमारी जॉइंट फैमिलीज का कल्चर था, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमारे परिवार में हमारे दादाजी दादी जी सब थे, वो जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मूल्य, ये भावनाएं हमें विकसित करनी होंगी, इन्हें बनाए रखना होगा। उसके लिए हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, ईश्वर, यहां तक कि हमारे से जो छोटे भी बच्चे हैं उन सबको हमें इज्जत देनी होगी। शुरुआत घर से ही होती है।
हम छोटों से भी बात करें तो हम उन्हें आप करके बात कर रहे हैं, उन्हें सम्मान के साथ बुला रहे हैं, बराबर वालों से उस तरीके की सम्मान के साथ बातें कर रहे हैं। यही शालीनता ही एक व्यक्तित्व बनाती है और पर्सनैलिटी ही रियल एजुकेशन है। किताबें, नंबर सब बहुत बात की चीजें हैं, यही चीज है जो वैल्यूज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए, मूल बात ये आई, एक आदमी की अस्मिता, डिग्निटी, उसको ऑनर देना, छोटा बच्चा हो या बड़ा। सर्वांगीण विकास चाहते हैं व्यक्तित्व का तो हमें ऐसा करना होगा। और विशेष रूप से समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अपेक्षा हमसे करते हैं, इसीलिए तो कुछ लोग अपना दायित्व समझते, क्योंकि वो समर्थ हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाते हैं उन तबकों के लिए कि ये वंचित है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनका शोषण हो रहा है। तो आइए हम संकल्पित होते हैं इस अवसर पर कि एक सद नागरिक के रूप में हमारा दायित्व यह होगा कि हम हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेंगे और उससे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि हम हमारे साथ में चाहते हैं। तालियां बजाइए आपके लिए इस संकल्प के लिए। देखिए, कवि प्रदीप का ही फिल्म जागृति का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं थोड़ा सा, और उसमें आप विशेष बात यह है कि उसमें हमारी जो आजादी है उसको अक्षुण्ण कैसे बनाए रखें, उसके लिए हमें आगाह किया गया है, हमसे कुछ अपेक्षाएं की गई है, उसको सुने। और उसके बाद मेरा सवाल यह होगा कि इसी फिल्म का एक कालजयी गीत है जिसमें जिस व्यक्ति ने, यानी महात्मा गांधी ने, जिन्हें हमें आजादी दिलवाई अहिंसा के माध्यम से, उन्हें श्रद्धांजलि, सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापित की गई है कि आपने कमाल कर दिया। वो गीत कौन सा है, इसको सुनकर के फिर बताना। पहले सुने, आपका दायित्व है। तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब बताइए, फिल्म जागृति का ही वो है कौन सा गीत है जो अति लोकप्रिय है और जिसमें हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। आपको पुरस्कार मिला है और इंतजार करते हैं किसी का, जिसमें हमने राष्ट्रपिता को उनके योगदान के लिए, अविस्मरणीय योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की है। थोड़ा सा इधर हो जाएं। जी बोलिए आप। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। शुभ नाम अमीशा शर्मा। अमीशा जी के लिए तालियां बजाइए। आप अमीशा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आइए आपको रूबरू कराते हैं इसी कालजयी गीत से। अगला सवाल आप सभी जानते हैं, थोड़ा ध्यान से धरिए, आपको उत्तर बड़ा ही सहज और सरल हो जाएगा। एक कालजयी देशभक्ति पूर्ण गीत, मोहम्मद रफी का गाया हुआ, फिल्म नया दौर, और देशभक्तिपूर्ण गीत है, लेकिन उसका जलवा देखिए। अगर शादियां भी होंगी तो बारात में जो नर्तन होता है उसमें बाराती उसकी धुन पर नाचेंगे। और आपको क्लू और दे दूं, आपको ध्यान आ जाएगा,
अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब उनके घर पधारे और उस महान कलाकार का, क्योंकि उन्हें पद्म पुरस्कार से विभूषित किया गया था, स्वयं देने के लिए पधारे, उनका माथा चूमा था। अब वो हैं मुख्य अभिनेता उस गाने में जो कि फिल्म नया दौर का है। बस आपको उस गीत का नाम बताना है। एक हाथ इधर खड़ा किया गया है पहले। यस, ये देश है वीर जवानों का मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों क्या कहना। तो मैं चाहूंगा, आपका शुभ नाम पहले बताएं। मनीष कुमार। मनीष जी, और मैं चाहूंगा कि इसकी एक लाइन आप गाएं, एक लाइन गाएं, आप सभी लोग गाएं। शुरू करें, ये देश है वीर जवानों का, एक लाइन गाएं। तो आइए सुनिए इस कालजयी गीत को और झूमिए आप, क्योंकि जश्न का माहौल है, गणतंत्र दिवस। तालियां जोर से बजाइए और झूमिए। अब दो सवाल जुड़े हुए। पहला सवाल बड़ा ही सरल, बस आप फोकस्ड होइए और मेरे हर शब्द पर, अक्षर पर गौर कीजिए। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ISI जिसे पहले कहते थे मार्क। कोई भी वस्तु हो, उत्पाद हो, वो निर्मित की जाती है तो मार्क दिया जाता है उसकी गुणवत्ता को लेकर के। आपको यह बताना है कि सबसे पहला उत्पाद हिंदुस्तान में कौन सा था जिसे सबसे पहले ISI मार्क मिला। आप बताइए और जीतिए पुरस्कार। और आपको क्लू दे रहा हूं, ध्यान से धरिए। वो उत्पाद, वो वस्तु हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, जिसका गौरव हमें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। आपको नहीं पूछा साहब मैंने, ये आपने गलती कैसे कर दी। पहले तो आप इसका, आपका शुभ नाम बताएं। BS शेखावत। BS शेखावत साहब। देखिए, खड़े होइए साहब। देखिए, BS शेखावत साहब ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि जब देश की यानी राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक तिरंगे की जब बात आती है तो आवेग अंदर से प्रफुल्लित होता है, रोके नहीं रुकता। शेखावत साहब के सामने वही देशभक्ति जो होगा देखा जाएगा। वाह, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए। तिरंगा विराजिए, विराजिए। एक इससे जुड़ा हुआ सवाल और आपको ये बताना है उस व्यक्ति का नाम जिसे श्रेय जाता है तिरंगे की डिजाइन बनाने का, डिजाइन करने का। बड़ा ही सरल सवाल, तिरंगे की डिजाइन किसने की? आपको पूछा मैंने पहले? नहीं पूछा? जी बोलिए। पिंगी वेंकटिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जी, खड़े होइए आप। वेंकटिया नहीं, पिंगली वेंकटिया नहीं, थोड़ा सा ध्यान है लेकिन एग्जैक्ट। पिंगाली चट्टोपाध्याय। नहीं, चट्टोपाध्याय तो बिल्कुल ही नहीं। जी बोलिए आप। पिंगी वेंकट, बोलिए आप। पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, ये काफी नियर है। बच्चा छोटा है, पुरस्कार जरूरी है। नाम शुभ क्या है? राहुल त्यागी। राहुल के लिए तालियां बजाइए, जोरदार तरीके से तालियां बजाइए। देखिए, एक जबरदस्त
कालजयी गीत, आपको थोड़ा सा धीरज धरना है, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। फिल्म उपकार का वो कालजयी गीत कौन सा है देशभक्ति से परिपूर्ण, बताइए और जीतिए पुरस्कार। फिल्म उपकार। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आ रहा हूं। आपको पूछा मैंने पहले? नहीं पूछा, बोलिए आप। मेरे देश की धरती सोना, गा सकती हैं? गाइए एक लाइन। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। शुभ नाम पूर्णिमा शर्मा, तालियां बजाइए पूर्णिमा जी के लिए। और आइए आपको रूबरू कराते हैं इस कालजयी गीत से। आइए। मेरे देश की धरती धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। और अब चूंकि जश्न का माहौल और नर्तन की तैयारी बनी ठनी बैठी हैं, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप भी शरीक हों इस जश्न में। आप गाएं और ये नर्तन करें। एक गीत गाने को आप तैयार हैं? तो आज हम एक दूसरे को देश में मनवार करते हैं, मान जाओ। लोग मानते नहीं, ये त्रासदी है। कंवर साहब भी यानी जवाई जो है वो भी नहीं मानते इसको लेकर के। एक लोकगीत है, उसको शुरू करते हैं, ठीक है? शुरू करें और नर्तन भी होगा, आप अपनी जगह नर्तन कर सकते हैं। एक बार आओ जी जवाई जी पावना, एक बार आओ जी जवाई जी पावना, थारा ससुरो जी, ओ थारा ससुरो जी बुलावे घरे आओ, जवाई लाडकला, ओ थारा सासू जी बुलावे। सासू जी ने मालूम होवे मारे घर भाई हुयो, सासू जी ने मालूम होवे मारे घर छे मोकड़ो काम, सासू जी मन माफ करो मारे घर। देखिए इतना इंतजार, इतना जोश, इतने इंक्विजिटिवनेस, इतनी जिज्ञासा, तूफान की तरह भारत का भविष्य उज्जवल है। अपेक्षाएं हैं आपसे, युवाओं से। गुरुजन भी कामना करते हैं, माता पिता भी कामना करते हैं, दोनों सद इच्छा रखते हैं कि आप उनसे भी आगे जाएं। तो आइए हम संकल्पित होते हैं कि सद नागरिक बनेंगे और भारत को विश्व विजेता इस मायने में कि हमारी जो संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाज है वो दुनिया में फैलाएंगे, प्रचारित और प्रसारित करेंगे। तालियां बजाइए नृत्य प्रस्तुति के लिए जोरदार तरीके से।